वेलकम स्टूडेंट। उड़ान टेक क्लासेस में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी छात्र कैसे हैं? उम्मीद है सभी छात्र अच्छे ही होंगे। तो आज का सेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का होगा। लास्ट सेशन में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट बताया था। डिटर्मिनेंट के जो भी टॉपिक बचे थे फाइनली वही एग्जाम से उन्हीं टॉपिकों से आना है। लगभग वही सेम क्वेश्चन रहेंगे, इनमें कुछ डाटा चेंज हो जाएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन आप लगातार रिपीट करते रहिए और 2 4 5 6 क्वेश्चन आप रिपीट करके लगाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट का डाउट बचता है डिटर्मिनेंट का, किसी प्रकार से अगर डिटर्मिनेंट नहीं समझ में आई, शारीरिक नहीं समझ में आई कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और फिर से एक सभी छात्रों को एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी मैथ का सेशन स्टार्ट हुआ करे, किसी भी प्रकार का मैथ पढ़ें, तो मैथ के सेशन में आपको ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, एकदम माइंड को सेटअप करके ही बैठना चाहिए कि जब भी मैं मैथ का सेशन लेने जाऊंगा तो मैथ को सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही हम क्या करेंगे कि एक कॉपी को और एक पेन को रखें और ये माइंड को सेटअप कर लें कि मुझे 1 घंटा मैथ का सेशन में लेना है और उसके जो भी टॉपिक होंगे वो अपने कॉपी पर नोट करके अपनी भाषा में लिख लूँगा। इससे भी क्या होगा कि जब भी मैं तैयारी करूँगा आगे, जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वही चैप्टर उठाऊंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, केवल 10 से 15 मिनट लगेगा कि मुझे चैप्टर में क्या क्या देखना था और मेन टॉपिक क्या रहता है वो क्लियर हो जाएगा। मैथ की तैयारी ऐसे ही बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आप देख के और सुन को मैथ के पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो वो कभी नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता है, बेशक ही आप मैथ में कितने भी माहिर हों। जब तक कि आप कॉपी को यूज नहीं करेंगे, कलम को दिमाग को चला के अपने कॉपी पे नहीं नोट करेंगे, तो मैथ के कोई भी टॉपिक कोई भी टीचर क्लियर नहीं करवा सकता है। डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है इसमें क्रैमर रूल्स, उस क्रैमर रूल्स को मैं पढ़ाने का हूँ। तो देखिए क्रैमर रूल्स क्या होते हैं। तो क्रैमर रूल्स को लिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक क्रैमर रूल्स के लिए लीनियर इक्वेशन अगर हम कहें तो लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होती हैं, या हो सकता है लीनियर इक्वेशन हमारी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकलेंगी और यदि एक्स वाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलती हैं, जैसे कि कोई एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। यदि कोई हमारा रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण को एक हल करने का तरीका होगा, यानी कि एक हल हो सकता है इसका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसे हल ना किया जा सकते, यानी कि कोई हल ना हो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके बहुत सारे हल हों, अनेक हल हों, यानी कि यहाँ कह सकता हूँ हैज नो सॉल्यूशन और यहाँ इन्फिनिट सॉल्यूशन और यहाँ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और कभी कभी क्या होता है वो यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। तो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका हो सकता है। अब देखिए, यदि ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट रहे, यानी कि संगत रहे, कंसिस्टेंट यानी कि संगत, अगर यही लीनियर इक्वेशन रहेगी तो क्या होगा, संगत के लिए हम लोगों के लिए क्या होगा कि इस लीनियर इक्वेशन का एक हल भी हो सकता है और अनेक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है। अगर यही इनकंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, तो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या रहेगा कि इसके हैज नो सॉल्यूशन,
यानी कि इसके कैसे होंगे, कोई हल नहीं होगा। यदि ये इस क्वेश्चन का मतलब है असंगत, यदि कोई रेखिक समीकरण असंगत है तो उसके कोई हल नहीं होंगे, यदि कोई रेखिक समीकरण संगत है तो उसका एक हल होगा और अनेक हल होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। तो क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 5x माइनस का 4y इक्वल 7, 8x प्लस का 3y इक्वल टू 30। क्रैमर के नियम से हल इसे करना है। तो पहले तो ये समझें कि क्रैमर्स रूल्स क्या होता है। देखिए, जो भी ये इक्वेशन दी जाती है उस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब सहायक बनाना होता है। और सहायक कैसे बनाते हैं, आपको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ही टॉपिक बताया था डिटर्मिनेंट की क्लास में, और उसमें ये बोला था कि जो भी इक्वेशन आपको दिया जाए लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन के जो x और y के टर्म होंगे उन्हें आप x के टर्म को यहाँ लिख लो, y को टर्म को यहाँ लिख लो और इन्हें दो खड़ी लकीरों के अंदर बंद कर दो। तो जो इस कंडीशन, ये क्या हमारा सहायक है, सहायक को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसलिए हमने इसे d से डिनोट कर दिया। तो d इक्वल टू वैल्यू क्लियर है। ये जो 7 और 30 हैं ये हमारे अचर पद हैं। इनका क्या करेंगे, जब भी हमें क्रैमर रूल्स में बात कर रहा हूं मैं, dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। dx बोले तो इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, दो चर राशियां हैं। तो जब भी dx निकालना पड़े तो जहां x का हमारा वैल्यू यही रखा था, x का जो भी गुणांक था उस x के गुणांक को हटाकर ये चर राशि रख दी जाएगी, यानी 7 और ये 30। यहाँ माइनस का 4 जैसा लिखा था लिखा रहने दिया, ये 3 लिखा है। बात समझ में आई। अगर यही मैं कहता कि y निकालिए, डी बाई डी और सफिक्स में y की जगह क्या होता है कि जो भी y के स्थान पर है वहां क्या आएगा, अचर पद आएगा। x की जगह जो भी वैल्यू है वो बनी रहेगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 7। सभी छात्र इससे सहमत होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्रैमर्स रूल्स के लिए डिटर्मिनेंट जो लीनियर इक्वेशन होगी उस लीनियर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट जो बनाना होगा वो डिटर्मिनेंट इन दोनों इक्वेशनों से ये बनेगा। क्लियर है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिया 15, फिर क्या होगा माइनस का 8 तिया 24, वो भी किसका होगा, माइनस का। तो डी की जो वैल्यू आई 15 प्लस का 24 यानी कितना आई 39। ये डी की वैल्यू हमारे पास है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर मैं यहाँ dx की वैल्यू निकालता तो dx इक्वल टू क्या होता, 7 तिया 21 माइनस का 3 चौको 12 यानी कि 120। फाइनली मैं कहता 21 प्लस का 120 यानी कितना होता 140। फिर अगर मैं ये dy की वैल्यू निकालता तो dy इक्वल टू यहाँ से क्या होता 3 पंचे 15 माइनस का 8 56 यानी फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 94। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब क्रैमर्स नियम से हल हमें करना क्या है, हल हमें यही करना है कि ये x और y की वैल्यू निकालनी है। x y की वैल्यू कैसे निकलेंगी तो देखिए, इसी के आगे जब सॉल्व करूंगा मैं कहूंगा कि x इक्वल टू निकालिए। x इक्वल टू जो होगा वो ये होगा dx अपॉन d, और dx की जगह वैल्यू कितनी निकली 141/39। इसका गुणा कर दो कितना आया, काट दो, कितनी बार कटा 3 बार। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या निकला, यहीं अगर मैं y की जगह वैल्यू करूं, y की जगह अगर मैं वैल्यू निकालूं तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा डी बाई अपॉन डी, और डी वाई की जगह वैल्यू कितनी है 94, और डी की जगह वैल्यू कितनी है 39। यही है ना, ये सही निकला था 5 तिया 15 8 चौको 32, सॉरी गलत हो गया अभी, ये गलत आया 8 चौको 32 माइनस का होगा ये माइनस का 32 और 15 जोड़ा कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हुआ 47। तो ये 47 होगा, तो 47 को ये 3 बार, तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ये कितना है 47।
43 दूनी 94। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकली वो क्या निकली, x और y की वैल्यू क्लियर है, किसी कोई समस्या है इसमें? ठीक है, नीचे आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 3 लीनियर इक्वेशन दी गई, एक ये दी गई, दूसरी ये दी गई, तीसरी ये दी गई। तो इन लीनियर इक्वेशन से हम पहले क्या बना देंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और वो d इक्वल टू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, साढ़े का चिन्ह, पहला इक्वेशन 2 -1 2, दूसरा इक्वेशन 1 2 -3, तीसरा इक्वेशन 3 -1 -4, ये डिटर्मिनेंट निकल गया। अब इस डिटर्मिनेंट से हम क्या निकालेंगे, इसका प्रसार करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 को ब्रैकेट में लिखा 2, ब्रैकेट लगाया, यहाँ बताइए क्या बचेगा, ऐसे सॉल्व करते हैं इसे, 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 -1 -3 -4, फिर ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस से पहले है माइनस का 1, फिर क्या आएगा, इसे बंद किया, ये बंद किया, बचा क्या 1 3 माइनस का 3 और माइनस का 4, फिर प्लस का 2, यहाँ क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बंद पूरा हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो बचेगा क्या 1 3 2 -1। क्लियर है? अब इनके फिर प्रसार कर देंगे तो d इक्वल टू क्या होगा, 2, इस साइड मल्टीपल किया तो माइनस का 8 और फिर माइनस का चिन्ह, इधर किया तो 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस का प्लस, इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 और फिर ये गुणा किया तो माइनस का आएगा और ये माइनस पहले ही से है, 3 3 का प्लस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस का 3 दूनी 6। इसे d इक्वल टू वैल्यू जो निकलती है वो क्या है, 2 माइनस का 11 प्लस का 1 गुणा कितना हुआ यहाँ पे 5 प्लस का 2 गुणा माइनस का 7, यानी कि फाइनली d की वैल्यू जो आएगी माइनस का 22 प्लस का 5 माइनस का 14। तो d की वैल्यू जो फाइनल निकली वो कितनी निकलेगी, 14 में से 9 यानी कि 5 गया, कितना बचा 9, 9 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी फाइनली d की जो वैल्यू निकली है वो माइनस का 31। अब मैं कहूँ x निकालूं तो dx, तो आपको पता है जो x की जगह टर्म कौन सा है, यही तो था, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, अचर पद जो हमारे पास ये है, और वो क्या है, वो है -8 9 3, यहाँ बताइए फिर क्या है, -1 2 -1, फिर यहाँ क्या है 2 -3 -4। सभी छात्र वीडियो को पॉज करके एक बार इसके सॉल्व करके डायरेक्ट मुझे dx की वैल्यू कमेंट में करें कि dx की वैल्यू क्या आती है, वो क्या होगी। मैं डायरेक्ट d से सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से ये सॉल्व किया है, वो कितना आएगा कर देता हूँ। dx की जो वैल्यू निकली है वो मैं फाइनली बताता हूँ, -8 -11 प्लस का 1 प्लस का 27 प्लस का 2 माइनस का, यानी कि dx इक्वल टू फाइनल बताइए वैल्यू क्या निकलेगी, फाइनल जो वैल्यू आएगी 11 8 88 प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 30 और 27 अगर जोड़ेंगे 57, 57 में से 88 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 57 88 यानी कि 31 प्लस का, dx की वैल्यू क्या निकली 31। अब मैं अगर dy की वैल्यू निकालूं तो dy इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमारा दूसरा कॉलम है उस दूसरे कॉलम y का टर्म है उनमें, और इस दूसरे कॉलम में क्या आएगा अचर पद जो आएगा -8 9 3, यानी यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 1
3, यही हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 8, 9 और 3, 2, -3, -4। डी बाई की जगह वैल्यू इसे सॉल्व करें तो क्या, इसे भी सॉल्व करके डायरेक्ट मुझे आंसर बताएं छात्र, तो वो क्या होगा, चौबीस दूनी 48। फाइनली डी वाई की जो वैल्यू आती है वो यहाँ से क्या आएगी, -8 बचा माइनस का 62, डी वाई की वैल्यू निकली। यहाँ तक सभी को समझ में आया, एकदम क्लियर छात्र, ठीक है। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी जेड की। और डी जेड की जगह हमारा जो तीसरा कॉलम होगा, उस तीसरे कॉलम की जगह वैल्यू इसे ही रेज कर देता हूँ मैं, रेज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से डी जेड इक्वल टू अगर मैं निकालता हूँ तो डी जेड इक्वल टू क्या होगा, 2, 1, 3, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉलम 3 की जगह अचर वैल्यू आएंगी, वो क्या होंगी, -8, 9, 3। इसे सॉल्व करेंगे डी जेड की वैल्यू में सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा 6 प्लस का 9 प्लस का 1 या 3 माइनस का 27 और ये माइनस का 8, ब्रैकेट में कितना होगा, -1 माइनस का। फाइनली डी जेड इक्वल टू जो निकलेगा 2 × 15 प्लस का 1 × माइनस का 24 माइनस का 8 × माइनस का 7, ये होगा 30 माइनस का 24 प्लस का 56। तो ये बनेगा क्या, 62, ये भी बचता है डी जेड की वैल्यू। अब बताइए, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एक्स बाई की जेड, एक्स बाई और जेड की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्रैमर रूल से, और डी एक्स की जगह वैल्यू कितनी है, माइनस का 31 और डी की जगह वैल्यू कितनी है, सॉरी डी एक्स की जगह जो वैल्यू है वो डी एक्स की जगह वैल्यू है प्लस का 31 और डी की जगह वैल्यू है माइनस का 31। फाइनली वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। इसी प्रकार वाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी, और डी वाई की जगह वैल्यू कितनी है हमारी निकली थी, माइनस का 62। तो माइनस का 62 बटे माइनस का 31, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया। इसी प्रकार से जेड इक्वल टू क्या निकलेगा, जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी, और डी जेड की जगह वैल्यू कितनी है, डी जेड की जगह वैल्यू हमारे पास 62 और डी की जगह माइनस का 31, कैंसिल हुआ कितने टाइम, 2 टाइम्स, यानी कि फाइनली वैल्यू क्या आई। तो फाइनल जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली है हमारी, वो निकली है एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर होगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ये भी लीनियर इक्वेशन दी गई है, 3 दी गई है, क्रैमर नियम से करना है। 2 क्वेश्चन पीछे करवाए हैं, आप लोग ट्राई करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सभी छात्रों से फर्स्ट ईयर के जो मैथ फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी छात्र मैथ फर्स्ट पढ़ रहे हैं और ऑल ओवर किसी भी डिप्लोमा स्तर या 10th 12th या इंजीनियर कॉलेज में
जो डिटर्मिनेंट का सब्जेक्ट रहता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट, अब ये क्या कह दिया है, नेक्स्ट इसका करना है समीकरण का सारणिक का प्रयोग करके हल कीजिए। अब ये सारणिक का प्रयोग कैसे हल करना है, तो देखिए, तो सारणिक का प्रयोग ऐसे ही करना है। पहले तो इसे डी इक्वल बनाना है। डी इक्वल क्या है हमारा, 1 1 1, फिर यहाँ से क्या आता है 1 2 4, फिर यहाँ पे क्या आता है 1 3 9। ठीक है, ये डी इक्वल टू दिया गया। इसका हम अगर प्रसार करें तो क्या निकलेगा, 1 ब्रैकेट को बंद किया तो 9 दूनी 18, माइनस का 4 तिया 12, माइनस का 1 से बंद करें तो क्या होगा 9, माइनस का 3 प्लस का 1, फिर इसे बंद करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस का 2। फाइनली इसकी वैल्यू 6 माइनस का 6 प्लस का 2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, यानी कि डी की जो वैल्यू आई है वो डी की वैल्यू क्या नॉन जीरो आई है, यानी कि डी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, जीरो के। जब भी कोई डी का मान जो है जीरो के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी इक्वेशन होंगी, जो भी हमारी इक्वेशन है उसका कोई ना कोई हल है। तो जब कोई हल होगा तो इसके वैल्यू भी निकलेंगी, और वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए कोई एक इक्वेशन में हम, इस इक्वेशन में सपोज दैट ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, तो हम इस z की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं। हमने मान लिया कि वो वैल्यू क्या है, k। तो जब ये वैल्यू लेट कर दी तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस के बराबर क्या निकला 3, x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकलेगा 3 माइनस का 3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में भी यही करेंगे। उस वहाँ पे क्या निकलेगा x प्लस का 2y, वहाँ 3 के होगा, इक्वल में जाएगा 4 माइनस का 3 के। कोई समस्या, किसी प्रकार भी कोई समस्या इसमें नहीं हुई। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो यहाँ लिख देता हूँ घटाने पर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये वैल्यू हो गई कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा माइनस का बाई, यहाँ देखो क्या होगा 3 माइनस का के, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा माइनस का 4 माइनस का 3 के। अब क्या करेंगे इसे, माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व किया 3 माइनस का के माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 3 के, तो माइनस का वाई इक्वल टू जो वैल्यू आई 2 के माइनस का 1, तो वाई इक्वल टू जो वैल्यू है वो माइनस का 2 के माइनस का 1, या मैं कह सकता हूँ वाई इक्वल टू 1 माइनस का 2। कोई समस्या यहाँ तक किसी छात्र को? अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, z की वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों की वैल्यू जब आ जाएंगी तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि k इक्वल टू हम क्या रखते हैं, k इक्वल टू स्टार्ट करते हैं 0 से। तो जब k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस का 2 इंटू 0, यानी कि y इक्वल टू, इसी प्रकार से z की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, ना कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, x z इक्वल टू तो k है ही हमारे पास, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। x की वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे, y की वैल्यू इस जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर 2 में अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू आती है। चाहो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, और वो वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी वैल्यू माइनस का, यानी कि 2, और यहाँ से निकाल देता हूँ x इक्वल टू निकलेगा 2 माइनस का और प्लस का k। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकला 2, कब, जब z इक्वल टू k इक्वल टू 0 रखा। यदि मैं k इक्वल टू 1 रखूँ तो यहाँ से क्या होगा, k इक्वल टू 1 रखूँ तो z इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का 2 इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। इसी प्रकार से x की वैल्यू भी क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे k इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 3। तो आप ये देखते जाएंगे कि 0 रखा तो x वाई जेड की वैल्यू एक अलग निकली, 1 रखा k की जगह वैल्यू तो x वाई जेड की वैल्यू अलग निकली है। इसी प्रकार से k की वैल्यू और रखते चले जाएंगे तो वैल्यू
आती चली जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं इसका कि यह जो फंक्शन होगा इसका जो क्या होगा हल यूनिक होगा। कैसा होगा बताइए सभी छात्र कमेंट करके। तो ये हमारा संगत फंक्शन होगा। संगत क्यों होगा कि इसके जो डिटर्मिनेंट निकला है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं निकली है, इसलिए कैसा होगा संगत यानी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन सेम दिया गया है, आपका डाटा चेंज है। सारणिक विधि से इसका क्या निकालना है, सारणिक विधि का प्रयोग करके इसका एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 3 5 माइनस का 3 1 1 1 1 3। जब ये डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकलेगी क्या, सपोज दैट 1, इसे सॉल्व करवा देता हूँ। 3 माइनस का 1, यहाँ पे हुआ माइनस माइनस प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5, यहाँ हुआ प्लस का 1, और इसे क्या कहेंगे 3 माइनस का 5। फाइनली डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, यहाँ आएगा 3 इंटू 4, यहाँ आएगा 1 इंटू माइनस 2। फाइनली डी की वैल्यू जो आई 2 प्लस का 12 माइनस का 2, तो डी इक्वल टू क्या आया 12, यानी कि डी जो है वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है इसका मतलब इस निकाय का हल होगा, इस निकाय का हल होगा। तो जब हल हो तो आप, वो तो मैंने बताया एक तरीका पीछे, तो हल हो तो इसके लिए क्या करेंगे फिर वही, अब वहाँ निकालते थे क्रैमर रूल में dx निकालते थे, dy निकालते थे, dz निकालते थे। यहाँ क्या कर लेंगे, इसे d1 निकालेंगे। और d1 क्या होगा, d1 का मीन्स जो ये है कि पहला वाला कॉलम जो भी है उस पहले वाले कॉलम को हम कन्वर्ट करके ये वैल्यू रख देंगे। यानी क्या होगा 2 6 3 माइनस 3 1 1 1 1 3। तो इस d1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 3 माइनस का 1, यहाँ प्लस का 3, और यहाँ क्या होगा 6 3 18 माइनस का 3 प्लस का 1, और यहाँ क्या होगा 6 माइनस का 3। फाइनली जो आएगा 2 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 15 प्लस का 1 गुणे 3, यानी क्या आएगा 4 45 3, यानी क्या आएगा 52। किसी प्रकार की समस्या नहीं। इसी प्रकार से d2 की वैल्यू निकालते हैं। और d2 इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमारा दूसरा कॉलम होगा उस दूसरे कॉलम की जगह वैल्यू हमारे पास आएगी 2 6 3 1 1 3। फाइनली इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या निकलता है सॉल्व करने के, 18 माइनस का 3 माइनस का 2, यहाँ आएगा 9 माइनस का 5 प्लस का 1, और होगा यहाँ पे 9 माइनस का 30, यानी कि 15 2 गुणे 4 प्लस का 1 गुणे माइनस का 21, यानी कि ये क्या हुआ 15 माइनस का 8 माइनस का 21, और इन्हें सॉल्व करेंगे कितना होगा 14 माइनस का। d2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और d3 क्या होगा, d3 होगा 1 3 5, और यहाँ होगा माइनस का 3 1 1, और यहाँ होगा 1 1, यहाँ क्या होगा 2 2 6 3। इसे सॉल्व करने पर क्या निकलेगा हमारा d3 की वैल्यू निकलेगी, निकाल के आप बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनकी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू जो कि क्रैमर में होता था वैसे ही सेम, x इक्वल टू जो होगा वो d1 अपॉन d 52/12। इसे काट देंगे 4 3 12, इसे काट देंगे 13, यानी कि 13/। इसी प्रकार से यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y2 क्या होगा d2/d, z की जगह वैल्यू क्या होगी d3/। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी ये सारणिक विधि से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो, नेक्स्ट दिया है समघात, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन से करना है। होमोजीनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। तो जो कि मैंने आपको
पीछे वाला क्वेश्चन मैं एक दिखा दूँ एक बार। ये क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करवाया है बिल्कुल समघात का इसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो क्या करेंगे, पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सेम मैं बता देता हूँ समघात के लिए क्वेश्चन। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 1 2 1 माइनस का 4 2, यहाँ होगा 1 3 माइनस का 2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 8 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 1 और ये 2 और माइनस माइनस प्लस का 8। यानी ये वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 1 गुणा माइनस का 8 प्लस का 1 गुणा 10, यानी कि 6 माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस का 10। फाइनली इसकी वैल्यू आई 24, यानी कि डी की वैल्यू जो निकली वो नॉन जीरो निकली। नॉन जीरो निकली, फिर क्या निकलेंगे हम, फिर वही कंडीशन से हम कि यहाँ से आप डी की वैल्यू जब नॉन जीरो निकली है या जीरो अगर निकलती तो यहीं पे हम क्या कहते हैं, अगर डी की वैल्यू जीरो आती तो हम इसके बोल देते इसके इनफाइनाइट हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब नॉन जीरो निकल रही है तो नॉन जीरो के लिए क्या करेंगे, फिर हम नॉन जीरो के लिए हम इसका एक ही काम करेंगे कि इसकी जो x और y की वैल्यू जो आएंगी, x y और z, इनकी वैल्यू को क्या करेंगे आप, एक z इक्वल टू वैल्यू को लेट कर लेंगे। लेट कैसे करेंगे, देखिए, या तो फिर ये कर सकता हूं मैं, ठीक है, इसे छोड़िए। x और y z की वैल्यू जो है वो हमारे नॉन जीरो निकल रही हैं, तो नॉन जीरो निकल रही हैं तो इसका मीन्स जो इसका हल होगा वो एक ही होगा, एक ही हल होगा। जब इसका एक ही हल है तो x और y और z को जब सॉल्व करेंगे तो x और y को जो सॉल्व करने के बाद जो फाइनली वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, x y z इक्वल टू 0। जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे x y z की वैल्यू क्या आएंगी। उम्मीद है सभी छात्रों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्रैमर रूल इसमें मस्ट आता है। क्रैमर रूल आपका क्वेश्चन में आने की संभावना है डिप्लोमा में, और जो भी आपका डिटर्मिनेंट का फर्स्ट क्लास था मोस्टली ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आते हैं, और निश्चित है डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट की क्लास में कुछ भी आपका टॉपिक छूट गया हो तो आप छात्र से ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन और बेहतर से कुछ और तरीके से मैं करवा सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।